नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। इस समय बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार अपने कई बड़े नेताओं के साथ दिल्ली पहुंचे हैं और अगले 2 दिनों में उनकी बैठक होने वाली है, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। नीतीश क्यों पहुंचे हैं दिल्ली, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम इस बात को समझने की भी कोशिश करेंगे कि कल अश्विनी चौबे का जो बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब अगली सरकार जो है वो बीजेपी की होनी चाहिए, मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए, एनडीए का नेतृत्व बीजेपी को करना होगा और नीतीश कुमार वहां पर छोटे भाई की भूमिका में रहे, ये उनका आशय था। और इसके साथ ही उन्होंने सम्राट चौधरी, जो कि बिहार में बीजेपी के अध्यक्ष हैं और इसके साथ ही वो उप मुख्यमंत्री का पद भी संभाल रहे हैं, उनके लिए भी इशारों इशारों में ये कहा कि आयातित माल नहीं चलेगा। अश्विनी चौबे के इन बयानों के बाद से ये समझा जा रहा था कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इधर एक खबर ये भी आई कि विनोद तावड़े, जो कि बिहार के प्रभारी हैं, वो कल पहुंचे थे मीटिंग लेने, क्योंकि इस बार बिहार में एनडीए को भी नुकसान हुआ और बीजेपी को भी 5 सीटों का नुकसान हुआ है। क्यों हुआ है नुकसान, इसकी समीक्षा करने जब विनोद तावड़े पहुंचे तो 3 कैंडिडेट्स जो हैं, जो हार चुके हैं, वो भी इस मीटिंग में नहीं आए। और जब विनोद तावड़े मीटिंग ले रहे थे तो उनकी मीटिंग बीच में छोड़कर ही सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मिलने भी चले गए। और अब नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं, जिसके बारे में जेडीयू के ही एक वरिष्ठ नेता हैं विजय चौधरी, उनका ये कहना है कि हम राजनीतिक हालात की समीक्षा करेंगे और इसके साथ ही आने वाले समय में हमें क्या बड़े फैसले लेने हैं, इस पर चर्चा करेंगे। क्या कुछ कहा है विजय चौधरी ने, पहले इस बात को सुन लेते हैं। देश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की समीक्षा होगी और आगामी 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनजर रणनीति बनेगी। तो ये थे विजय चौधरी, जो ये बता रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव, यानी आप जानते हैं कि 2025 में बिहार के चुनाव होने और उसको लेकर जेडीयू अभी से रणनीति बना रही है। और इन्हीं चुनावों को लेकर अश्विनी चौबे ने भी कल एक बयान दिया था। तो क्या कुछ हो रहा है बिहार में और इससे क्या असर पड़ने वाला है दिल्ली में, इसी सब को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। और इस हलचल के तेज होने के क्या मायने हैं, इस पर आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, अभी ये जो विजय चौधरी ने ये कहा कि जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य मतलब 4 तारीख यानी 4 जून के बाद से अब तक का जो राजनीतिक परिदृश्य है, इसको लेकर उनका इशारा था, या अश्विनी चौबे ने जो बयान दिया इसको लेकर उनका इशारा था? क्या कुछ चल रहा है जेडीयू में अंदर खाने, और क्या कुछ हो सकता है एनडीए में? क्या बीजेपी और जेडीयू की राहें अब अलग अलग हो जाएंगी? क्योंकि अभी आरजेडी के भी एक नेता का ये बयान था कि नीतीश कुमार उनके साथ आ सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर अभी ऐसा लग रहा है, जिस अंदाज में नीतीश कुमार अपने नेताओं के साथ दिल्ली पहुंचे हैं, कहा जा रहा है कि वो जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, लेकिन विजय चौधरी ने जिस तरह से बयान दिया उसको आप किस तरह से देखते हैं अमलेंदु जी? समिता जी, विजय चौधरी का बयान साफ तौर पे बताता है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और कोई बड़ी उठापटक जो है वो होने वाली है। चूँकि वो कह रहे हैं कि जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है उसकी समीक्षा करेंगे और 2025 का विधानसभा चुनाव है उसके लिए क्या तैयारी करनी है उसकी चर्चा करेंगे। जाहिर सी बात है कि 2025 का चुनाव जो होना उसके लिए कोई चर्चा करने की आवश्यकता दिल्ली में तो कम से कम नहीं थी कि दिल्ली में बैठ करके उसकी कोई चर्चा की जाए। वो चर्चा पटना में बैठ करके भी हो सकती है। दिल्ली में आने का मतलब ही सर्मित्रा जी ये है कि यहाँ बैठ करके नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और जो सदन के अंदर गतिविधियाँ चल रही हैं उनको लेकर के, और जिस तरीके से बिहार में भाजपा के नेता तमाम बयानबाजी कर रहे हैं, उससे साफ तौर पे ये समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी के संबंध अच्छे अब नहीं रह गए हैं और दोनों एक दूसरे को गच्चा देने की कोशिश कुछ ना कुछ कर रहे हैं। या ये कहिए कि दोनों एक दूसरे से पिंड छुड़ाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि अलग अलग जाकर के विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। अब नीतीश कुमार को यह तय करना है कि वो बीजेपी के साथ जाकर के विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, अभी समर्थन वापस लेना चाहते हैं केंद्र की सरकार है उससे, क्या है ये अब नीतीश कुमार को तय करना है। और उसी तरफ तय करना है इंडिया गठबंधन को, खासतौर से आरजेडी को ये तय करना है कि वो नीतीश कुमार के साथ किस हद तक आगे जाती है। नीतीश कुमार की जो भी शर्तें हैं वो कितना मान्य होंगी आरजेडी को। अगर नीतीश कुमार मान लीजिए ये शर्त रख रहे हैं, जो कि बताया जाता है कि बीजेपी के सामने भी उन्होंने यही शर्त रखी थी कि विधानसभा का चुनाव तत्काल करा लिया जाए,
अगर ये शर्त है और इसको अगर आरजेडी भी मानने को तैयार है, मुझे लगता है कि आरजेडी को ये शर्त मानने में कोई गुरेज नहीं होगा नीतीश कुमार की कि अभी विधानसभा चुनाव करवा लिया जाए। अगर ये कोई डील पक जाती है आरजेडी के साथ नीतीश कुमार की कि अभी विधानसभा चुनाव करवा लिया जाए, तो फिर विधानसभा चुनाव हो जाएंगे और फिर बीजेपी के साथ समझौता ख़त्म हो जाएगा नीतीश कुमार का। और जाहिर सी बात है कि अगर बिहार में ये समझौता ख़त्म होगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिहार में तो जो है वो आरजेडी के साथ लड़ें और फिर या केंद्र में आप बीजेपी को समर्थन देते रहें, तो वो भी नहीं चल पाएगा। तो निश्चित तौर पे फिर बीजेपी को दिक्कतें केंद्र में होंगी। अब नीतीश कुमार समर्थन वापस देते हैं या क्या करते हैं, ये उनकी रणनीति की हो सकता है। शायद इसी सब पे वो चर्चा करने के लिए दिल्ली में बैठ रहे हैं और अपने तमाम लोगों से ये चर्चा करेंगे कि अगर समर्थन वापस लिया जाता है तो उसके बाद क्या परिस्थितियाँ बनती हैं, केंद्र में क्या रुख होगा, राज्य में क्या स्थिति होगी, इन सारी चीज़ों की इंडिया गठबंधन के साथ क्या क्या बातें होंगी, ये सारी चीज़ें वो शायद देखना चाहते हैं और इसी को तय करने के लिए वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। और दिल्ली में बैठ करके कुछ ना, एक तो बात यह है कि शर्मिष्ठा जी, नीतीश कुमार जब भी दिल्ली आते हैं और दिल्ली में कोई बैठक करते हैं अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की या अपनी बड़े नेताओं की, तो उसके बाद कोई ना कोई वो बड़ा फैसला लेते रहे हैं। ये अब तक का इतिहास नीतीश कुमार का रहा है। तो अब नीतीश कुमार जो कोई बड़ा फैसला लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ये अब देखना होगा। हालांकि चर्चाएं यही हैं कि वो कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। पप्पू यादव जो इंडिपेंडेंट सांसद हैं पूर्णिया से बिहार के, उनका एक वक्तव्य था और वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो मन से समाजवादी हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके कुछ लोग जो वो ज़बरदस्ती भारतीय जनता पार्टी के साथ ले गए हैं उनको, तो उनका मन जो है वो उचट रहा है एक तरीके से कहा जाए, वो फिर से बीजेपी से अलग होना चाहते हैं। अब हो सकता है कि नीतीश कुमार वास्तव में बीजेपी से अलग होना चाहते हों या ये समझ रहे हो कि बीजेपी किस तरीके से उनको नुकसान पहुँचाना चाहती है। कल हम लोगों ने अपने इसी कार्यक्रम में और शाम को न्यूज़ पॉइंट में भी अश्विनी चौबे का जो बयान था वो सुनवाया था शर्मिष्ठा जी, कि अश्विनी चौबे किस तरीके से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार बननी चाहिए और नीतीश कुमार को भी लिया जा सकता है। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को भी साथ में लिया जा सकता है, सहयोगियों को साथ में लिया जा सकता है, लेकिन सरकार जो है वो स्पष्ट बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की बननी चाहिए, ये उनका कहना है। अब उनका इस अश्विनी चौबे का ये कहना शर्मिष्ठा जी, कोई ऐसा तो नहीं है कि आसमान से टपक करके अश्विनी चौबे ने कोई बयान दे दिया है। जाहिर सी बात है कि ऊपर से उनको कोई इस तरीके का आदेश मिला होगा, हो सकता है कि कुछ बातें अंदर चल रही हों। अब सम्राट चौधरी को लेकर के जो अश्विनी चौबे ने टिप्पणी की, ये भी हो सकता है शर्मिष्ठा जी कि सम्राट चौधरी की विश्वसनीयता भाजपा में ना रही हो, चूँकि सम्राट चौधरी के ऊपर भी ये है कि वो पुराने जो है आरजेडी से आए हुए हैं और जनता दल से उनके संबंध रहे पुराने इस समय। और आपने बताया कि किस तरीके से मीटिंग छोड़ के वो मिलने के लिए पहुँच गए नीतीश कुमार से। और इसके बीच में जो एक और सम्राट चौधरी का जो बयान है जो इस सब की तरफ इशारा करता है शर्मिष्ठा जी कि सम्राट चौधरी भी अंदर ही अंदर क्या कुछ खुद बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, ये भी हो सकता है। क्योंकि जातिगत जनगणना का जो सवाल था और आरक्षण जो लागू किया गया था उसको पटना हाईकोर्ट ने जब निरस्त किया तो सम्राट चौधरी ने यह वक्तव्य दिया कि इसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में जाया जाना चाहिए, इसकी अपील की जानी चाहिए। कि भारतीय जनता पार्टी में किसी ने भी उस पर कोई वक्तव्य नहीं दिया, सब खामोश रहे, लेकिन सम्राट चौधरी ने दिया। तो क्या सम्राट चौधरी को भी वहाँ से अब भारतीय जनता पार्टी से हटाए जाने की चीज़ें चल रही हैं? सम्राट चौधरी भी क्या बीजेपी को तोड़ के जेडीयू के साथ जा सकते हैं? ये सारी सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, तो जो थ्योरीज चल रही हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अश्विनी चौबे का जो वक्तव्य है शर्मिष्ठा जी, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कॉन्स्पिरेसी चल रही है उसकी तरफ इशारा करता है कि वहाँ कुछ ना कुछ ठीक ठाक नहीं है। नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी की कॉन्स्पिरेसी कर रही है। नीतीश कुमार शायद उस कॉन्स्पिरेसी को समझ चुके हैं और नीतीश कुमार ने उस कॉन्स्पिरेसी को समझने के बाद ही नालंदा में जो नरेंद्र मोदी के सामने बैठकर के जो भाषण दिया और उसमें नरेंद्र मोदी को ये बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय का काम किस तरीके से हुआ, किसकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। यूपीए का हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि सरकार थी, उसमें शुरू हुआ किस तरीके से, फिर हमने संसद में, हमने राज्यसभा में पास कराया, फिर संसद में पास हुआ, फिर राज्य सरकार ने ज़मीन दे दी, फिर ये बना। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। और उसके साथ साथ ये भी बताना नहीं भूले नीतीश कुमार कि ये राजगीर है मोदी जी और आप यहाँ आ गए हैं, अच्छा है, हम तो यहाँ आते ही रहते हैं। तो नीतीश कुमार जब जब राजगीर जाते हैं तब तब शर्मिष्ठा जी कोई ना कोई बड़ा फैसला नीतीश कुमार लेते रहते हैं। तो अब नीतीश कुमार ने मोदी जी को ये बताया कि आप राजगीर आ गए हैं और हम तो आते ही रहते हैं, इसका मतलब उसी समय कुछ ना कुछ तय हो गया था कि नीतीश कुमार के मन में कुछ बड़ा चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस समय वो गए थे उस समय उनकी कोई डील रही होगी, वो डील शायद पूरी नहीं हो रही है, तो नीतीश कुमार अब वहाँ से अलग हट सकते हैं। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। नीतीश कुमार को एक चीज़ और समझ में आ गई है शर्मिष्ठा जी की उनके पाला पलटने से
नुकसान नीतीश कुमार को कोई नहीं हुआ, तो नीतीश कुमार ने जब भी पाला पलटा है तो नीतीश कुमार को नुकसान नहीं हुआ है। तो नीतीश कुमार की एक बात समझ में आ गई है कि कोई पलटू राम कहता रहे, उनको कुछ कहता रहे, लेकिन नीतीश कुमार अगर पाला बदलते हैं तो नीतीश कुमार को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी की आज जो स्थिति बिहार में है उसमें नीतीश कुमार की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हुआ। और ये बात खुद भारतीय जनता पार्टी के ही जो बड़े नेता हैं डॉक्टर संजय पासवान, उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार के साथ में नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी जीरो पर आउट हो गई होती बिहार में। तो नीतीश कुमार इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि बिहार में बीजेपी की मजबूरी है कि वो नीतीश कुमार को साथ में रखे। और लेकिन अगर बीजेपी के मन में कोई लड्डू फूट रहे हों या कुछ ये समझ में आ रहा हो कि साहब अब हम यहाँ अपने बल पर सरकार बना सकते हैं, नीतीश कुमार को धोखा दे सकते हैं, तो वो स्थितियाँ पैदा होने वाली नहीं है। नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे हैं और नीतीश कुमार ये भी समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ करे उससे पहले नीतीश कुमार ही भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई खेल कर दें। ये हो सकता है कि कुछ चल रहा हो। तो इसी के तहत दिल्ली में जो कल उनकी बैठक है उसमें हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला लें। और हो सकता है समिता जी की कल दिन भर हम लोगों को इस पर चर्चा करनी पड़े कि नीतीश कुमार ने क्या फैसला लिया और इसका केंद्र सरकार पर क्या असर पड़ रहा है। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण हुआ है उस पर धन्यवाद प्रस्ताव सदन में पास हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसको लेकर के फिर कल हमको चर्चा करनी पड़े समिता जी। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार के मन में, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी राजनीति को समझना काफी कठिन है। और भारतीय इतिहास में अमरेंदु जी ऐसे भी कई नेता हुए हैं जिनके बारे में ये कहा जाता रहा है, खासकर मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के बारे में, कि उनके दिमाग में अगर आप एक सीधा सीधा लोहे का टुकड़ा डालो तो दूसरे साइड से वो बिल्कुल घुमावदार कील बनकर निकलेगा, पेंच बनकर निकलेगा। और इसीलिए उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी राजनीति को समझना जो है वो आसान नहीं है। और मुझे लगता है कि मौजूदा परिदृश्य में नीतीश कुमार पर भी यही बात कही जा सकती है कि वो किस तरह का खेल करते हैं कि वो हमेशा फायदे में रहते हैं और जिसके साथ जाते हैं और उसका जब छोड़ते हैं तो उसका नुकसान हो जाता है, ये दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी भी जब इंडिया गठबंधन का साथ उन्होंने छोड़ा था तो ये कहा गया कि उनकी छवि को नुकसान पहुंचा। सब कयास लगाए जा रहे थे कि ठीक है तेजस्वी यादव की ताकत बढ़ी, ये बात तो संजय पासवान ने भी कही है, लेकिन नीतीश कुमार को ही सबसे ज्यादा, मतलब जेडीयू की सीटें बढ़ी और उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि वो यहाँ केंद्र की सत्ता में भी भागीदार बन गए और बिहार की भी उनकी सत्ता को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अब भी नीतीश कुमार कुछ ऐसा ही फैसला ले सकते हैं। और आपने जो मन लगाने वाली बात कही, जो पप्पू यादव कह रहे हैं कि उनका मन शायद वहां न लगे, तो आपको याद होगा कि यही बात उन्होंने कही थी जब वो बीजेपी में आए थे, मतलब एनडीए में आए थे, कि हमारा वहां मन नहीं लग रहा था। और तेजस्वी यादव ने इसको लेकर कहा था कि हम मन लगाने के लिए थोड़ी ना है, हम तो यहाँ काम करने के लिए, कि आपका मन नहीं लग रहा था तो ये आप क्या बात बोल रहे हैं। बहरहाल अपने चाचा के लौटने का इंतजार तो उनको भी है और ये देखना होगा कि नीतीश कुमार कल क्या फैसला लेते हैं या अगले 2 दिनों में जेडीयू कार्यकारिणी में ऐसी कौन सी बात होती है राजनीतिक परिदृश्य को लेकर, या 2025 विधानसभा चुनाव, ये तो हम कह रहे हैं। और हालांकि अभी नीतीश कुमार ही बेहतर जानते हैं कि बिहार में अगले साल चुनाव होंगे या अगले 6 महीने में चुनाव होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। और अश्विनी चौबे के बयान के बाद अमरेंदु जी कल राज्यसभा सांसद हैं जेडीयू के संजय कुमार, उन्होंने कहा था कि बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार है, इसमें कोई संदेह नहीं। और उसके अलावा आज फिर जेडीयू नेता हैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान, उन्होंने ये बात कही कि अगर बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं होते तो उसका लोकसभा चुनाव में एक भी सीट जीत पाना मुश्किल था। और बिहार की जनता नीतीश कुमार के चेहरे पर भरोसा करती है और बिहार विधानसभा चुनाव में भी राज्य का नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे, ये मोहम्मद जमा खान ने ये दावा किया है। और अब चर्चा ये भी हो रही थी कि नीतीश कुमार कोई इतने पावरफुल भी नहीं है, केंद्र सरकार में उन्होंने साथ दे दिया लेकिन अपने लिए एक ढंग का मंत्रालय भी नहीं ले पाए, तो इसी से उनकी ताकत पता चलती है। वो कहीं नहीं जाएंगे, वो बीजेपी के साथ ही बने रहेंगे, ये दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन इस बारे में प्रशांत किशोर का एक बड़ा दिलचस्प बयान ये आया है कि नीतीश कुमार को आप लोग उतना नहीं जानते होंगे जितना हम जानते हैं। नीतीश कुमार ने इसलिए बड़ा मंत्रालय नहीं मांगा क्योंकि उन्हें लगा कि यदि किसी को बड़ा मंत्रालय दिलवाते हैं तो उनके खिलाफ ही नेता खड़ा हो जाएगा, इसीलिए ऐसा मंत्रालय दो कि वो काम करने लायक ही न रह जाए और उसकी चर्चा भी न हो। मतलब यहाँ नीतीश कुमार अपनी पार्टी को किस तरह से संभाल रहे हैं ये प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि इसीलिए उन्होंने कोई बड़ा मंत्रालय लेने का दावा नहीं किया कि ठीक है कोई छोटा मोटा मंत्रालय मिल जाए वो उसमें खुश रहे और किसी की महत्वाकांक्षाएं ज्यादा न बढ़े। क्योंकि अमरेंदु जी जो आरसीपी, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? जी आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी आवाज आ रही है? जी आ रही जी। तो मैं ये कह रही थी कि आरसीपी सिंह जो थे, जो जेडीयू के नेता थे, और फिर जब उन्होंने उनको इस्पात मंत्रालय मिला था और फिर उन्होंने जेडीयू छोड़कर वो बीजेपी में चले गए थे, तो ये सारी चीजें होती रही हैं।
आपको आवाज आ रही है अमलेंदु जी मेरी? जी आप बोलिए, आ रही है। जी जी जी। तो मैं यही कह रही थी कि नीतीश कुमार इस तरह की राजनीति करते हैं कि एक और वो अपने सहयोगियों को भी साध लेते हैं और दूसरी ओर अपनी पार्टी को भी इस तरह संभालते हैं कि कोई बगावत खड़ी ना हो। यानी जेडीयू में तो एक ये बना हुआ है कि हमारे नेता नीतीश कुमार ही रहेंगे और इधर आरजेडी के जो नेता हैं उनका एक दावा है, भाई वीरेंद्र का विधायक है जो आरजेडी विधायक, उनका ये दावा है कि नीतीश कुमार जल्द ही बीजेपी का साथ छोड़ देंगे और इंडिया गठबंधन में उनकी वापसी होगी। ये दावा है भाई वीरेंद्र का। कुल मिलाकर ये सब जो चल रहा है बिहार में खेल और इधर जो नीतीश कुमार पहुंचे हैं दिल्ली, ये सबको मिलाकर अमलेंदु जी क्या लगता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि मतलब कोई बीजेपी के भीतर कोई बड़ी हलचल हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के भीतर भी अब ये लड़ाइयां चल रही हैं। विनोद तावड़े जो हैं, जो बीजेपी के प्रभारी हैं बिहार के, कल जब वो बैठक ले रहे थे तो उस बैठक में आर.के. सिंह नहीं आए, सुशील सिंह नहीं आए और रामकृपाल यादव, ये तीनों नेता नहीं पहुंचे जो अपनी अपनी सीटें हार गए थे। ये नेताओं के अभी से न पहुंचने का क्या कारण हो सकता है? किस वजह से अभी से बीजेपी में बगावत दिखाई दे रही है? क्योंकि हम बता दें कि बिहार में बीजेपी 17 सीटों पर लड़ी और केवल 12 सीटें जीती, 5 सीटें उसने गंवाई और उसके अलावा एनडीए को 9 सीटों का नुकसान हुआ है। ये जो नुकसान है, क्या इसके लिए बीजेपी जो स्थानीय नेतृत्व को जिम्मेदार मान रही है? क्या सम्राट चौधरी की कुर्सी पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है? अमलेंदु जी। देखिए समिता जी, कुछ भी फैसला हो सकता है और जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा है उस पर भी हमको नज़र रखने की आवश्यकता है कि उसका बिहार से लेकर दिल्ली तक क्या असर पड़ता है। एक बात तो समझ में आ गई है सबको कि अगर नीतीश कुमार साथ में नहीं होते तो बिहार में भी सुपड़ा साफ हो गया होता। और जो भाकपा माले के महासचिव हैं दीपांकर भट्टाचार्य, वो हमारे यहाँ जब एक इंटरव्यू में थे तो उन्होंने यह बात स्वीकार की, मतलब विपक्ष ने स्वीकार की, एक तरह से कहा जाए इंडिया गठबंधन ने, कि अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गए होते तो बिहार में सुपड़ा साफ हो गया होता भारतीय जनता पार्टी का। तो जो बात विपक्ष समझ रहा है समिता जी, जाहिर सी बात है कि वो भाजपा के जो नेता हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं अच्छे तरीके से कि अगर नीतीश कुमार साथ में नहीं होते तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया होता। और ये बात समिता जी बीजेपी के नेतृत्व को पहले से मालूम थी कि अगर नीतीश कुमार साथ में नहीं आएंगे तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। वरना क्या कारण था कि जो भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही थी कि नीतीश कुमार अगर चले गए हैं आरजेडी के साथ में इंडिया गठबंधन में तो हम यहाँ 40 की 40 सीटें जीत लेंगे और फिर आपको जो है उन्हीं नीतीश कुमार की शरण में जाना पड़ा और आपको उनको सीटें देनी पड़ी, मतलब बड़ा भाई एक तरीके से उनको मानना पड़ा। तो ये जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं समिता जी, तो ये साफ तौर पर जाहिर करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को, खासतौर से नरेंद्र मोदी को यह एहसास था कि अगर नीतीश कुमार साथ में नहीं होंगे तो बिहार से गड़बड़ हो जाएगा और सारी सीटें गायब हो जाएंगी, ये उनको अंदाज था। तो आज अगर दिल्ली में सरकार बनी हुई है समित्रा जी नरेंद्र मोदी की, तो उसमें नीतीश कुमार की सबसे बड़ी भूमिका है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेता कम से कम समझ रहे हैं अंदरूनी तौर पे। ऊपर से भले ही अश्विनी चौबे कुछ कह रहे हो सकता है अश्विनी चौबे से कहलवाया जा रहा हो दिल्ली की तरफ से कि इस तरह की बातें करो ताकि नीतीश कुमार के ऊपर एक प्रेशर बनाया जा सके। लेकिन नीतीश कुमार ये बात अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अब नीतीश कुमार की शर्तें माननी पड़ेंगी अगर उसको आगे सरकार चलानी है दिल्ली की। खासतौर से अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए रखना है तो उसको ये शर्तें माननी पड़ेंगी जो नीतीश कुमार बिहार के संदर्भ में दे रहे हैं। अब एक वाकया हुआ समिता जी संसद के अंदर हुआ, जब स्पीकर के चुनाव को लेकर के बात चल रही थी और उसमें हुआ कि साहब ध्वनि मत से होगा कि मत विभाजन से होगा, तो वो ध्वनि मत से हो रहा था तो उस पर ललन सिंह जो जेडीयू के नेता हैं वो खड़े हुए और उन्होंने मत विभाजन की मांग कर दी। अब सत्ता पक्ष की तरफ से अगर मत विभाजन की मांग हो जाए तो आप इसका मतलब समझ सकती हैं कि कोई ना कोई दाल में काला है। हो सकता है कि नीतीश कुमार ये चाहते हो कि ये मालूम पड़ जाए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कितने लोग हैं सदन में, लोकसभा में, इसलिए जो है ललन सिंह के ज़रिए यह बात मांग करा दी गई कि इसमें मत विभाजन हो। वो तो इंडिया गठबंधन ने खूबसूरती से अपने पत्ते नहीं खोले कि उसको आगे क्या करना है, तो उसने मत विभाजन पे नहीं गए और ध्वनि मत से उसको पास करा दिया गया। लेकिन ललन सिंह ने, अकेले ललन सिंह थे पूरे सदन में जिसने ये मांग की कि इस पर मत विभाजन हो। तो मत विभाजन कराया जाना जो है, क्या नीतीश कुमार स्पीकर के चुनाव पर ही इस सरकार को गिरा देना चाहते थे मत विभाजन के ज़रिए, ताकि इंडिया गठबंधन की जो तैयारी है वो अभी हो जाए। क्योंकि इंडिया गठबंधन ये अपने ऊपर लेना नहीं चाहता कि सरकार इंडिया गठबंधन ने गिराई। इंडिया गठबंधन चाहता ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अपने अंतर विरोध हैं, एनडीए के जो अपने अंतर विरोध हैं, उससे ये सरकार गिरे, ताकि ये ना हो कि इंडिया गठबंधन ने जोड़ तोड़ से सरकार गिरा दी। पूरा मौका वो एनडीए को ये दे रहा है कि आप जब तक सरकार चलाना चाहते हैं आप चलाइए,
आप जब गिरेंगे तो आप अपने अंतर विरोधों से गिरेंगे। तो ये अंतर विरोध जो है भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के वो सामने आने चाहिए। इंडिया गठबंधन ने इसकी तरफ जो है वो पहल की है। तो क्या नीतीश कुमार ये चाहते थे एक तरीके से कि सदन के अंदर ये मालूम पड़ जाए कि कौन भारतीय जनता पार्टी के साथ है और कौन भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं है। तो ये नीतीश कुमार की एक तरीके से जो हो सकता है वो रणनीति का हिस्सा रहा हो कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अस्थिर कर दिया जाए विश्वास मत से पहले ही। अब वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए तो हो सकता है कि अब आकर के वो दिल्ली में कोई फैसला इस तरीके का लेना चाहते हो सकता है समिता जी कि नीतीश कुमार के लोग अंदर ही अंदर और लोगों से भी कुछ बातचीत कर रहे हों कि इस सरकार को किस तरीके से गिराया जा सकता है। चूंकि एक आरोप तो ये लगता रहा समिता जी कि नीतीश कुमार जो है वो एनडीए में इंडिया गठबंधन के स्लीपर सेल हैं। अब ये आरोप भी लग रहे हैं और इसलिए लग रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार इधर होते तो इधर सीटों के बंटवारे में दिक्कत आ सकती थी। जेडीयू कितनी पे होता और आरजेडी कितने पे होती। अब नीतीश कुमार उधर चले गए तो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में से नीतीश कुमार ने सीटें झटक ली और जीत करके भी आ गए। अब वो उन सीटों को लेकर के इधर आ जाएंगे तो इंडिया गठबंधन अब इधर मजबूत हो जाएगा। अब समिता जी खबरें ये हैं कि जो चिराग पासवान हैं उनके साथ भी नीतीश के संबंध अच्छे हो गए हैं और नीतीश की वजह से ही चिराग पासवान को अब जाकर के सरकार में एंट्री मिली है। इस तरीके की बातें की जा रही हैं। जिन चिराग पासवान का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के खिलाफ किया था, नीतीश कुमार ने अब चिराग पासवान को समझा दिया है कि तुम्हारे खिलाफ इन लोगों ने क्या षड्यंत्र किया था और इसी तरीके के षड्यंत्र हमारे खिलाफ चल रहे थे। अब ये समिता जी ये सारी सत्ता के गलियारे जो हैं उनकी चर्चाएँ हैं, इनके कोई सबूत नहीं होते हैं लेकिन ये चर्चाएं होती हैं तो इनके पीछे कहीं ना कुछ बात होती है। यानी अगर कहीं धुआं उठता है तो पीछे कहीं ना कहीं कोई आग होती है। तो क्या नीतीश कुमार इस सरकार को गिराने के लिए ही कोई चाल चल रहे हैं? कुछ मतलब एक तरह से कहा जाए इस गठबंधन को तोड़फोड़ करने में लग गए हैं नीतीश कुमार ही। अब ये सारी चीज़ें हो सकता है कि सब पीछे चल रही हो क्योंकि उनके अब संबंध चिराग पासवान से अच्छे बताए जा रहे हैं। इधर जो जयंत चौधरी हैं वो कह चुके कि हम तो नीतीश कुमार जी को देख करके ही इधर आए थे। तो क्या जयंत चौधरी के साथ भी कुछ खेल चल रहा है नीतीश कुमार का मिलकर के? तो ये गंभीर चिंतन जो है हो सकता है कल की बैठक जो है नीतीश कुमार उसमें करें और उसके बाद कोई फैसला लें। तो उनके फैसले में क्या जयंत चौधरी और चिराग पासवान की भी सहमति होती है ये देखना होगा। क्या क्या खेल होता है। उधर महाराष्ट्र से भी खबरें समिता जी आ रही हैं कि अजीत पवार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में खेल शुरू हो गया है और अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खेल शुरू कर दिया है। इस तरह की चीज़ें भी आ रही हैं। तो अगर अजीत पवार के भी खिलाफ भी वहाँ खेल शुरू रहा तो वो खेल सिर्फ अजीत पवार के खिलाफ नहीं होगा समिता जी, वो फिर एकनाथ शिंदे के खिलाफ भी होगा। तो क्या शिंदे, अजीत पवार और चिराग पासवान और जयंत चौधरी और नीतीश कुमार ये सब मिल करके एनडीए के साथ कोई बड़ा खेल करने जा रहे हैं? ये चर्चाएं अब शुरू हो गई। अब देखना ये है कि कल नीतीश कुमार किस तरीके से क्या फैसला लेते हैं या सिर्फ उनकी वो एक आम बैठक बन के रह जाती है ये देखना है। लेकिन जो चर्चाएं हैं वो चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला कल लेने वाले हैं समिता जी। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार का फैसला किस ओर रहेगा इसको देखना दिलचस्प होगा। उसके पहले अभी हम जो चर्चा कर रहे थे अमलेंदु जी की विनोद तावड़े जब मीटिंग ले रहे थे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने जहां जहां भी उसको हार मिली, चाहे राजस्थान में या यूपी में जहां भी उसकी सीटें कम हुई वहां उसने समीक्षा बैठक की और इसी तरह की एक समीक्षा बैठक विनोद तावड़े कल कर रहे थे। और उस मीटिंग को बीच में छोड़कर सम्राट चौधरी जब नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए तो ये चर्चा उठी कि क्या ये अश्विनी चौबे के बयान के बाद जो नाराजगी का माहौल बना है उसको लेकर कोई बड़ा फैसला सम्राट चौधरी ले सकते हैं, क्योंकि पहले के तो वो आरजेडी के मतलब वो उनका मतलब पृष्ठभूमि तो आरजेडी की रही है। और फिर इसको लेकर क्योंकि जब वो मतलब जब बिहार बीजेपी का प्रभार उन्होंने संभाला उसके बाद बीजेपी सत्ता में आई, लेकिन अब ये भी एक सच है कि बीजेपी को इस बार नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं ठीकरा जो है वो सम्राट चौधरी के ऊपर भी फोड़ने की कोशिश हो सकती है। अश्विनी चौबे ने इसके संकेत दे दिए। हालांकि सम्राट चौधरी ने जो कहा वो मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि वो हमारे मुख्यमंत्री हैं और हम लोग के बीच वार्ता होते रहती है। हम उनसे बात करने गए थे, सीएम के पास जाने में कोई रुकावट है क्या? बीजेपी अपार बहुमत से बिहार में चुनाव जीती है और देश में सरकार बनाई है। अब जनता का काम करना है। लगभग 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देनी है और 11 लाख लोगों को सीधा रोजगार देने का काम है। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य में कई एयरपोर्ट के निर्माण होंगे, कई एक्सप्रेसवे पर हम काम शुरू करने वाले हैं और इन सब चीजों पर चर्चा करने के लिए हम वहां गए थे, ये सम्राट चौधरी कह रहे हैं। तो यहाँ अमलेंदु जी एक और उन्होंने रोजगार की बात की जिस पर मोदी जी हमेशा चुप रहते हैं। उन्होंने सरकारी नौकरियों की बात की जिस पर मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। उन्होंने एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट का भी जिक्र कर दिया
जिस पर मोदी जी को उद्घाटन करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद जब वो टूटते हैं तो उसकी जिम्मेदारी लेने से वो पीछे हट जाते हैं और उनके नेता जो उनके समर्थक हैं वो ये बताने आ जाते हैं कि ये मोदी जी के कार्यकाल में नहीं बना था, ये पहले बना था, ये अभी नहीं बना था। इस तरह की बयानबाजी शुरू हो जाती है। दिल्ली से लेकर जबलपुर तक ये सारा हाल हम लोगों ने देख लिया है। और लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव, जिनको ठीक है बहुत कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन उनका जनाधार काफी मजबूत रहा है और वो अभी भी बीजेपी या एनडीए सरकार को उसके भ्रष्टाचार पर लगातार घेर रहे हैं। बिहार में कानून व्यवस्था और जो भ्रष्टाचार जो हम लोगों ने देखा कि अभी वहां पर किस तरह से पुल गिरे हैं, उन सबको लेकर वो लगातार ट्वीट करते रहे हैं। तेजस्वी यादव का एक ट्वीट देखते हैं और लालू प्रसाद जी का भी एक ट्वीट देख लेते हैं। ये दोनों ट्वीट्स हम देखते हैं। तेजस्वी यादव लिख रहे हैं कि वर्तमान ये बीजेपी एनडीए की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सदाचार के कारण मात्र 10 दिन के अंदर बिहार में करोड़ों की लागत से निर्मित और निर्माणाधीन केवल 4 ही पुल गिरे हैं। बीजेपी एनडीए की सरकार है तो सत्ता पक्ष और उनका अभिन्न अंग गोदी मीडिया इसे भ्रष्टाचार तो कदापि ही नहीं कह सकते। डबल इंजन सरकार के पायलट अब कहेंगे कि शुक्र मनाओ कि 10 दिन में 4 ही पुल गिरे हैं, 10 तो नहीं गिरे ना। ये पायलट यह भी कहेंगे कि पुल गिरने के दोषी तो विपक्ष और जनता है। ये है तेजस्वी यादव का ट्वीट, जिस पर उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि 10 दिन में 4 पुल गिर गए हैं और डबल इंजन सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। वो अभी भी यही कहेगी कि इसके दोषी विपक्ष है और जनता है। इधर लालू प्रसाद जी का भी एक ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने अयोध्या में जो बारिश के कारण छत चूने लगी, उसको लेकर उन्होंने लिखा है, धर्माचार्यों ने मना किया था, लेकिन एक व्यक्ति ने अपने प्रचार प्रसार एवं चुनावी लाभ के लिए आनंद फानन में अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन किया। अब मंदिर के पुजारी कह रहे हैं जहां रामलला विराजमान है वहां पहली बारिश में छत से पानी टपकने लगा है। मंदिर में बारिश का पानी भर गया, साथ ही बाकी जगहों पर भी पानी टपक रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। राम पथ में सीवर धंस गए, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की दीवार गिर गई। मंदिर के मुख्य पुजारी ने मंदिर के निर्माण कार्य पर कहा कि जुलाई 2025 में भी काम का पूरा होना असंभव है, लेकिन उद्घाटन तो 2 वर्ष पूर्व ही कर दिया। अयोध्या वाले सच जानते हैं, इसलिए उन्होंने लोगों की भावनाओं का दोहन करने वालों को कड़ा सबक सिखा दिया। मीडिया के लोग क्या अब भी वहां उछल कूद करने जाएंगे? ये लालू प्रसाद का एक बड़ा ही कड़ा ट्वीट अमलेंदु जी। एक और उन्होंने बीजेपी के हिंदुत्व पर निशाना साधा, दूसरी ओर उन्होंने ये भी बता दिया कि अयोध्या की जनता ने किस तरह से अपने राजनीतिक विवेक का परिचय दिया और वो राम मंदिर उद्घाटन के उसमें न पढ़कर उसने सीधे सीधे विकास के मुद्दे पर या बीजेपी को उसका सबक सिखाने के लिए उन्होंने जो सपा के सांसद प्रत्याशी को जिताया। यहाँ लालू और तेजस्वी जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर घेर रहे हैं, क्या इन सब का असर आप पड़ते देख रहे हैं बिहार चुनाव में? नीतीश कुमार क्या इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोपों में मित्रा जी, निश्चित तौर पे जो लालू प्रसाद यादव का ट्वीट है और जो ट्वीट तेजस्वी यादव का है, वो बिहार में जो भ्रष्टाचार हो रहा है या जो केंद्र की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की सरकार है, वो जिस तरीके से भ्रष्टाचार में मुब्तला है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि ये इस बार जो तीसरी बार सरकार बनी है नरेंद्र मोदी की या एनडीए की जो सरकार बनी है, वो भ्रष्टाचार के आरोपों में ज़बरदस्त तरीके से घिरी हुई है और लगातार विपक्ष इस पर भ्रष्टाचार को लेकर के घेर रहा है भारतीय जनता पार्टी को। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों का जिस तरीके से प्रहार है वो भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार के आरोपों में घेरना है और ये लगातार आरोप लग रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से जो दिल्ली का एयरपोर्ट है उस पर गिर जाती है, सीलिंग जो है गिर जाती है, उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, 6 लोग उसमें घायल होते हैं और फिर उसके बाद ये बताया जाता है कि साहब ये तो शायद 2009 के बना हुआ था और ये तो केवल सीलिंग जो था अभी बनी थी। ये बताया जाने लगता है भारतीय जनता पार्टी एक तरह से कहा जाए वो बचाव की मुद्रा में आती है। इसी तरीके से जबलपुर में जो घटना होती है कि वहाँ प्रधानमंत्री उद्घाटन करके आते हैं एयरपोर्ट पे जिस बिल्डिंग का, वहाँ मालूम पड़ता है कि वो चूने लगती है, वहाँ से पानी गिरने लगता है और एक अधिकारी की छत पे कार जो वो भी वहाँ क्षतिग्रस्त हो जाती है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। इसी तरीके से बिहार में जो पुल गिरे उसको लेकर के भ्रष्टाचार के सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल जो है वो नीट की परीक्षा को लेकर के जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं और आज सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी गई नीट
पर चर्चा नहीं होने दी गई, जबकि राहुल गांधी ने कहा था सदन में खड़े होकर के, राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, उन्होंने कहा था कि हम शांति से चर्चा करना चाहते हैं और ये हम संदेश देना चाहते हैं छात्रों को कि उनके साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो उनकी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए गंभीरता के साथ तैयार हैं और एक संदेश जो है वो छात्रों को जाना चाहिए, ये राहुल गांधी का कहना था। लेकिन वहाँ चर्चा नहीं कराई गई और राहुल गांधी का माइक भी बंद कर दिया गया और राज्यसभा में भी नेता प्रतिपक्ष वहाँ जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने जब इस मसले को उठाया तो उनका भी माइक बंद कर दिया गया। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोपों में भारतीय जनता पार्टी घिरती जा रही है, वो चाहे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है उस पर सीलिंग गिरने का मामला हो, एक व्यक्ति की मृत्यु का मामला हो, चाहे वो जबलपुर में एयरपोर्ट जो है उसकी बिल्डिंग के चूने का मामला हो, चाहे बिहार में पुलों के गिरने का मामला हो, सारे मसलों पे भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मसले पे घिरती चली जा रही है। और आपको संबिता जी ये बात याद होगी कि जब पहले तेजस्वी यादव के ऊपर कायम किया गया था मुकदमा और लालू प्रसाद यादव के ऊपर वो नौकरी के बदले ज़मीन का, और उस समय सरकार में शामिल थे नीतीश कुमार, और उसी को बहाना बना करके नीतीश कुमार ने वो सरकार गिरा दी थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो गए थे। तो अब जिस तरीके के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो क्या इन आरोपों के बहाने ही नीतीश कुमार अब क्या भारतीय जनता पार्टी से भी अपना समझौता तोड़ेंगे? ये सर्वता जी बातें चलना शुरू हो गई हैं, चूँकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरती चली जा रही है और अब तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री जो है उनके ऊपर उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेकर के जिस तरीके के सवाल हैं वो भी आ रहा है, एग्जिट पोल घोटाला जो है, शेयर घोटाला, उसको लेकर के भी जिस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, उसमें ये साफ तौर पे समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों में ज़बरदस्त तरीके से घिरती जा रही है और हो सकता है कि नीतीश कुमार इसी के जरिए जो है कुछ ना कुछ खेल करना चाहते हो। समिता जी और ये जो तेजस्वी यादव जो आरोप लगा रहे हैं या जो सदन के अंदर चल रहा है, इसके भी कुछ ना कुछ निहितार्थ जो है वो निश्चित तौर पे ये निकाले जा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब संकट में, नीतीश कुमार का दिल्ली आना और दिल्ली आकर के नीतीश कुमार का अपनी बैठक बुलाना और अश्विनी चौबे का नीतीश कुमार के ऊपर एक तरीके से कहा जाए प्रहार करना, संजय पासवान का भारतीय जनता पार्टी को ये याद दिलाना, संजय पासवान जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं, उनका ये भारतीय जनता पार्टी को ये याद दिलाना कि अगर नीतीश कुमार साथ में नहीं होते तो 0 सीट पे आ जाती। ये जाहिर तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के जो संबंध हैं वो किस तरीके से खराब हो रहे हैं इसकी तरफ इशारा देते हैं। ललन सिंह का संसद में खड़े होकर के स्पीकर के चुनाव पे कहना उनका जो है कि ये मत विभाजन की मांग करना। हाँ, हम अश्विनी चौबे की बात सुन लेते हैं कि ये विवाद असल में तूल कैसे ज़्यादा पकड़ा है। अश्विनी चौबे ने जो कल कहा था, पहले हम उसको सुनते हैं, फिर इस चर्चा को आगे करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, मेरी स्वयं की इच्छा और मैंने अपने नेतृत्व को भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए, ये हमारी मंशा है और उसके लिए हर कार्यकर्ता को अभी से लग जाना होगा और मैं इस काम को बखूबी करूंगा बिना किसी चाह का। और मुझे लगता है कि हम नीतीश जी को भी साथ लेके चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। आपका कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? भाई मुख्यमंत्री का चेहरा तो उस समय जब चुनाव होगा उसके बाद देखा जाएगा। अभी वो पार्टी तय करेगी, केंद्र का नेतृत्व तय करेंगे, पहले या बाद में क्या होगा वो केंद्र नेतृत्व तय करेगा। लेकिन पार्टी के संगठन को, पार्टी में आयातित माल जो है वो हमें कभी बर्दाश्त नहीं, कहीं भी नहीं। हमारी अध्यक्ष के तरफ मेरे सभी जगह जो संगठन का मूल तंत्र है, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी ने जिस पौधे को सींचा है, हम सिद्धांत से कभी भी उस वसूल को कभी छोड़ नहीं सकते। इसलिए अध्यक्ष के पद पर कभी भी किसी भी अध्यक्ष, चाहे वो जिला हो, राज्य हो, प्रदेश हो, केंद्र हो, उसमें निश्चित रूप से वो संगठन के मूल का होना चाहिए
ये हमारी सोच है और ये मूल का होगा, तभी हम इस राज्य और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें मैं शुरू से इसका आग्रही रहा हूं। अमरेंद्र जी, ये जो अश्विनी चौबे का बयान है कल से जो है, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी में भी इसको लेकर एक खलबली मची हुई है, क्योंकि एक और ये भी हो सकता है कि ये बात मोदी शाह के कहने पर ही अश्विनी चौबे ने कही हो, लेकिन यहाँ जिस तरीके से वो वाजपेयी जी, आडवाणी जी का नाम ले रहे हैं और इन दो नामों के आते ही मोदी शाह वाली बीजेपी को थोड़ी सी असुविधा हो जाती है। और यहाँ पर अश्विनी चौबे जो ये बोल रहे हैं कि चाहे केंद्र का अध्यक्ष हो, चाहे राज्य का अध्यक्ष, और हमको हमारे आदर्श, अब बीजेपी के क्या आदर्श हैं ये हम लोगों ने देखा है। मतलब बीजेपी ने पहले, आडवाणी जी ने भी राम मंदिर की ही बात की थी और उसी को लेकर वो तो बीजेपी को केंद्र तक पहुंचाने का श्रेय जो है उन्हीं को जाता है। और लेकिन उनकी जो जमीन तैयार की गई उस पर अब नरेंद्र मोदी का जो चाहे गाड़ी बोले, चाहे उनका हवाई जहाज बोले, जो भी सड़क पर दौड़ रहा है ये वो उसी तरह से दौड़ रहा है जो बीजेपी की जमीन उन लोगों ने तैयार की थी। लेकिन अब बीजेपी की अपनी प्रायोरिटीज बदल रही हैं और शायद इन्हीं बदलती प्रायोरिटीज की ओर ही अश्विनी चौबे जो है वो कह रहे हैं। हालांकि खबर ये भी है कि अश्विनी चौबे ने जो ये बयान दिया है उसके बाद बीजेपी के भीतर ये भी चर्चा हुई है कि इस तरह की बयानबाजी से वरिष्ठ नेताओं को बचना चाहिए। मतलब अश्विनी चौबे के बयान को लेकर असहज है बीजेपी, ये नजर आ रहा है। और ये हम देख रहे हैं ये सम्राट चौधरी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं बिहार बीजेपी के, और सबसे ज्यादा उंगली तो इन पर उठाई गई कि आयातित, जिसको उन्होंने कहा मतलब कि ये बाहर के आए हुए हैं और इनको लेकर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। और जाहिर बात है बीजेपी को जो नुकसान हुआ है तो उसका जिम्मा भी इन पर ही फोड़ा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बीजेपी को केवल बिहार में नुकसान हुआ, बीजेपी को राजस्थान में भी हुआ, यूपी में भी हुआ, हरियाणा में भी हुआ। हरियाणा में तो उनके जो पहले के सहयोगी थे जेजेपी के दुष्यंत चौटाला, उनका एक बयान आया है कल जिसमें वो बोल रहे हैं कि अब हम कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। क्या कुछ कहा है दुष्यंत चौटाला ने, इसको सुन लेते हैं। जी, ये लोक जनता पार्टी के साथ जो पावर शेयरिंग रही है उसमें कितना नफा नुकसान रहा आपको? देखिए, नुकसान तो हुआ ही है। जो रिजल्ट आए हैं कहीं ना कहीं उसका नतीजा यही है कि जनता ने किसान आंदोलन वाली जो गुस्सा था वो कहीं ना कहीं निकाला है। और मैं तो एक पुरानी अपने कहावत है, मेरी मदर कई बार कह देती है, गेहूं के साथ गुण भी पिसता है। तो कहीं ना कहीं उसका नफा नुकसान जो था हमें भी झेलना पड़ा। मैं तो एक चीज स्पष्ट कह सकता हूं कि आने वाले भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। जो परिस्थिति आज बनी है और जिस वजह से बनी है वो जनता का गुस्सा जननायक जनता पार्टी के विरुद्ध में नहीं था। एंटी इनकम्बेंसी का सबसे बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए रही है और हमने वो नतीजा भुगता है। और आने वाले भविष्य के लिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सवाल है। अमरिंदर जी, दुष्यंत चौटाला तो चुनाव के पहले ही बीजेपी से अलग हो गए थे, उसके बाद भी वो ये कह रहे हैं कि नुकसान हुआ है उन्हें और गेहूं के साथ घुन पिसता है और भविष्य में भाजपा के साथ जाने का सवाल ही नहीं है। ये सारी बातें दुष्यंत चौटाला अब कह रहे हैं। अगर वो पहले इस बात को समझते तो शायद हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार नहीं बनती, क्योंकि वहां भी उसको स्पष्ट बहुमत नहीं था। लेकिन फिर दुष्यंत चौटाला के कारण जेजेपी के समर्थन से बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला और मनोहर लाल खट्टर वहां पर मुख्यमंत्री बने। हालांकि उनको भी बीच में किस तरह से हटा दिया गया ये भी देखा गया है। और ये बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जो मुख्यमंत्री या उसे लगता है कि यहाँ पर अगर हमारे मुताबिक काम नहीं हो रहा या यहाँ हम फंस सकते हैं तो वहां वो अपने मुख्यमंत्री को बदल लेती है। गुजरात में ऐसा हुआ, मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ, हरियाणा में ऐसा हुआ, महाराष्ट्र में ऐसा हुआ, तमाम जगहों पर हमने देखा है। क्या बिहार में भी ऐसा ही कोई डर नीतीश कुमार को है या वो इस चीज को भाग गए हैं कि ये बीजेपी की तो ये आदत रही है और इस तरह से वो खेल कर सकती है? क्या नीतीश कुमार इस खेल को, क्योंकि वो तो बीजेपी के और पुराने साथी रहे हैं, बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। अगर प्रशांत किशोर ये दावा करते हैं कि नीतीश कुमार को जैसा मैं जानता हूँ वैसा कोई नहीं जानता, तो नीतीश कुमार भी ये कह सकते हैं कि मोदी वाली बीजेपी को जैसा मैं जानता हूँ वैसा कोई नहीं जानता। क्योंकि 2014 मेरा ख्याल है, बल्कि उससे पहले 2013 जब से ये हुआ था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, नीतीश कुमार की तो नाराजगी तब से दिखाई दे रही थी। और उसके बाद दोनों के बीच कई बार मतलब हम ये कहें कि रूठना और मनाना दोनों चलता रहा। लेकिन अब क्या नीतीश कुमार कोई एक ऐसा फैसला ले सकते हैं जिसमें इस बार वो इस बार ही आ जाएंगे, अब उधर नहीं जाएंगे?
एक तो नीतीश जी, जैसा कि वो सविता जी स्वयं तेजस्वी यादव ने विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि मोदी जी सबकी गारंटी देते रहते हैं कि ये गारंटी दे दें कि हमारे चाचा जो हैं वो इधर नहीं आएंगे, तो एक ये गारंटी दे दें। तो ये गारंटी तो जो है सविता जी उनकी नीतीश कुमार की मोदी जी भी नहीं दे सकते कि वो नहीं जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार जो भी फैसला करेंगे अब वो अपना हित सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए और मोदी जी से बहुत सारे हिसाब किताब चुकता करने हैं नीतीश कुमार को। जैसा कि आपने बताया कि उनका संबंध खराब हुआ जब 2013 में उनको मोदी जी को जो है वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। उससे पहले समिता जी यही भारतीय जनता पार्टी जो थी वो बिहार मॉडल की चर्चा किया करती थी। सुशासन बाबू जो तमगा दिया हुआ है नीतीश कुमार को, यह भी भारतीय जनता पार्टी का ही दिया हुआ है। और ये कहा जाता था कि अब विकास के नाम पे अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी तो एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नीतीश कुमार होंगे, ये उस समय कहा जाता था। और फिर नरेंद्र मोदी आया, वो हिंदुत्व और विकास का कॉकटेल जिस तरीके से बना करके प्रस्तुत किया गया, गुजरात मॉडल बताया गया। हालांकि वो गुजरात मॉडल हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पर्दे लगा करके जो थी गुजरात का विकास छिपाया गया जब ट्रंप आए थे। तो देखा हमने कितना गुजरात का विकास हुआ है, तो ये सारी चीज़ें सामने खुल करके आ गई हैं। लेकिन वो ठीक है, जो विकास हुआ होगा वो अलग बात है, लेकिन उस समय तो उसका चुनाव जीत ही लिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो संबंध उनके खराब जो थे वो उसी समय नीतीश कुमार से हो गए थे। फिर नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से प्रहार किया था नीतीश कुमार के डीएनए को लेकर के, तो वो संबंधों में और ज़्यादा खटास आई। अब नीतीश कुमार की क्या मजबूरी रही, या जो पप्पू यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मन से समाजवादी हैं, वो जाना नहीं चाहते, और उनके साथ जो बहुत से लोग हैं वो बीजेपी के अंदर कुछ करते रहते हैं, तो उन्होंने किया। वो खासतौर से दो लोगों के बारे में सत्ता के गलियारों में चर्चा चलती रहती है कि संजय झा और केसी त्यागी जो हैं ये नीतीश कुमार को बार बार खींच के बीजेपी के पाले में ले आते हैं। हालांकि केसी त्यागी को मिला कुछ नहीं है बार बार नीतीश कुमार को बीजेपी के पाले में ले आने पे। केसी त्यागी पिछली बार भी मंत्री बनना चाहते थे, नहीं बने, बीजेपी ने बना दिया आरसीपी सिंह को, और अभी भी बनना चाहते थे तो कुछ नहीं मिला केसी त्यागी को। तो इस तरीके की सब चर्चाएँ हैं, मतलब इन सब चीज़ों को कोई आधार नहीं होती, चर्चाएँ होती हैं तो वो चर्चाएँ ही हैं ये इस तरीके की। तो लेकिन ये जो नीतीश कुमार जो अब सोच रहे हैं या नीतीश कुमार जो करना चाहते हैं समिता जी, और जिस तरीके से हमने दुष्यंत चौटाला की बाइट सुनवाई, तो दुष्यंत चौटाला जो कह रहे हैं वो साफ तौर पे जाहिर है कि नीतीश कुमार भी इस बात को समझ रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे नीतीश कुमार तो नुकसान नीतीश कुमार का है, भारतीय जनता पार्टी का तो फायदा नीतीश कुमार के साथ में, लेकिन नीतीश कुमार को नुकसान है। नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ होते, इंडिया गठबंधन में होते, तो यहाँ सीटें ज़्यादा जीत सकते थे और 100% का स्ट्राइक रेट आरजेडी और जनता दल दोनों का हो सकता था। हम लोगों ने देखा कि 2015 के विधानसभा चुनाव में किस तरीके से जो था वो स्ट्राइक रेट दोनों का अच्छा रहा था, और किस तरीके से सरकार बनाई थी और भारतीय जनता पार्टी एकदम से कहा वो धूल धूसरित हो गई थी। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, नीतीश कुमार की समझ में आ रहा है। तो इसीलिए समिता जी नीतीश कुमार इसकी जो भी फैसला ले सकते हैं वो इसको लेकर के कर सकते हैं। और जो अंदर चीज़ें चल रही, जैसा आपने कहा कि वो बीजेपी के अंदर है कि नीतीश उनको अश्विनी चौबे को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था, या पार्टी के बड़े नेताओं को इस तरीके से बयानबाजी से बचना चाहिए। तो ये भी हो सकता है समिता जी कि इस तरीके के कान में फूंका गया हो अश्विनी चौबे के, मगर ये बताना भूल गए हो कि ये बात आपको जो है वो अभी नहीं कहनी है, बाद में कहनी है, या कब कहना ये कहना हो। और ये भी हो सकता है कि कान में कह दिया गया हो कि तुम कहो, इधर से हम कह देंगे कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके की रणनीति होती है कि उनके 10 चेहरे होते हैं और 10 तरीके की बातें करते हैं, लेकिन उनका मंतव्य जो होता है सब मिला करके वो एक ही होता है, और वो मोदी शाह तय करते हैं भारतीय जनता पार्टी में कि सब जो बोल रहे हैं उसका मंतव्य क्या है, उसके पीछे एजेंडा क्या है, तो वो मोदी शाह तय करते हैं। तो अब देखना ये समिता जी की जो अश्विनी चौबे ने कहा है, सम्राट चौधरी जिस तरीके से अपनी बात कह रहे हैं वो भी हम लोग सुनेंगे। सम्राट चौधरी ने भी क्या कहा है कि सारे प्रकरणों को लेकर के, तो ये सारी बातें हैं। तो इसमें निश्चित तौर पे नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। और सियासी हलचल जो है वो तेज़ हो गई है, दिल्ली से लेकर के पटना तक, नीतीश कुमार से लेकर के सम्राट चौधरी तक, विजय चौधरी से लेकर के और अश्विनी चौबे तक जो सारी बातें कही जा रही हैं समिता जी, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बड़ा खेल निश्चित तौर पे नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे तो अब देखना ये है कि वो दिल्ली का तख्त पलटने के लिए पहुंचे हैं या पटना में कोई बड़ा खेल करने के लिए पहुंचे हैं समिता जी। बिल्कुल, नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचते ही जो हलचल तेज हुई है, उधर एक हलचल अमरेंद्र जी झारखंड में भी तेज हो गई है। वहां पर हेमंत सोरेन को जो जमानत मिल गई है हाई कोर्ट से, और उम्मीद लगाई जा रही है कि वो शाम तक जेल से बाहर आ जाएंगे। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया था
और उसके बाद कल्पना सोरेन ने वहां पर जिस तरह से उनकी जगह कमान संभाली, मतलब जो राजनीतिक एक गैप जो था उसको बिल्कुल भरने का काम किया कल्पना सोरेन ने, और घर से निकलकर वो बिल्कुल प्रचार में जुट गई और जगह जगह जाकर उन्होंने जिस तरह से प्रचार किया, स्टार प्रचारक एक तरह से वो बन गई थी इंडिया गठबंधन की भी, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी एक अहम चेहरा वो बन गई। अब जब आज हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकलेंगे, और इस बीच चर्चा ये भी थी कि हेमंत सोरेन जब जेल में थे तब भी, क्योंकि न केवल बिहार और हरियाणा और महाराष्ट्र बल्कि अब तो झारखंड में भी चुनाव होने हैं, और वहां भी चुनावी हलचल जो है इस तरह से तेज है कि इंडिया गठबंधन वहां पर अटूट है और वहां पर एनडीए को अभी भी मुश्किल लग रही है। और उसने ये जो सोचा था, उसका गेम प्लान यही था कि हम हेमंत सोरेन को जेल में डाल देंगे और उसके बाद हम इंडिया गठबंधन को वहां पर तोड़ने की कोशिश करेंगे बिहार की तरह, लेकिन झारखंड में उसका ये मंसूबा पूरा नहीं हुआ। और अब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ रहे हैं। जब वो जेल में थे तब भी वो बैठकें किया करते थे, मतलब जब भी उनसे कोई मिलने जाता था तो वो राजनीतिक मुलाकातें होती थी। कल परसों ही कांग्रेस के एक नेता वहां पहुंचे थे और मेरा ख्याल है गुलाम अहमद मीर जो झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनसे मुलाकात हुई थी हेमंत सोरेन की, और उसमें उन्होंने आगे की रणनीति पर चर्चा की थी। लेकिन आज जब हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है और जब हेमंत सोरेन बाहर आ जाते हैं, अगर ईडी यहाँ पर कोई अरविंद केजरीवाल वाला खेल ना कर दे, तो उम्मीद यही है कि हेमंत सोरेन बाहर आ जाएंगे शाम तक। इसके बाद आप क्या देखते हैं कि झारखंड, बिहार में जो कुछ चल रही है हलचल, उसका असर क्या झारखंड में दिखाई देगा, और झारखंड में अब जो कुछ हलचल होगी उसका असर क्या बिहार और दिल्ली में दिखाई देगा? अमलिंदु जी, देखिए संमित्रा जी, असल में झारखंड भी चुनाव वाला राज्य है और इसी साल चुनाव होना है झारखंड में भी। नीतीश कुमार चाहते हैं कि अभी चुनाव हो जाए झारखंड और महाराष्ट्र के साथ ही, तो खेल जो होना है वो झारखंड, बिहार और महाराष्ट्र तीनों जगह एक साथ होगा। हरियाणा में भी खेल होगा, वो दुष्यंत चौटाला की हम लोगों ने बाइट सुनवाई दी है। यानी कि ये चारों राज्यों में जो खेल होना है समिता जी, मुझे लगता है नीतीश कुमार शायद यही तोल रहे हैं कि अभी चुनाव करवा करके और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से पिंड छुड़ाया जा सकता है और नरेंद्र मोदी से पिंड छुड़ाया जा सकता है। शायद नीतीश कुमार ये सब तोल रहे हैं और दिल्ली आकर के वो सारी चीज़ों पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, किस तरीके से सरकार चलेगी, गवर्नर इसको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी कोई तोड़ फोड़ तो नहीं कर सकती है, इस सारी चीज़ों पे वो करेंगे। लेकिन आप जिस तरीके से आरजेडी और जनता दल यू का मतलब बिहार विधानसभा के अंदर जो सीटें हैं उसके लिहाज से अगर नीतीश कुमार जाते हैं इसको डिसॉल्व करने के लिए तो और आरजेडी के साथ जाते हैं तो फिर वो कोई संकट नहीं रहेगा कि वो गवर्नर उसको मानते कि नहीं मानते, चूँकि भारतीय जनता पार्टी फिर वहाँ सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगी। तो नीतीश कुमार यही भारतीय जनता पार्टी को शायद समझाना चाहते होंगे कि जनाब चुनाव करा लीजिए अभी ही, वरना फिर हम दूसरी तरफ के साथ चले जाएंगे तो फिर आपको नुकसान होगा, और वरना हमारे साथ मिलकर चलिए तो फिर ज़्यादा सीटों पर हम लड़ेंगे, ये वो बताना चाहते हैं। तो और भारतीय जनता पार्टी को उसकी हदों में बांधना चाहते हैं। तो समिता जी, नीतीश कुमार जो खेल करेंगे वो नीतीश कुमार अपने हित में कोई खेल करेंगे, वो कोई इंडिया गठबंधन के या तेजस्वी यादव के पक्ष में कोई खेल नहीं करेंगे। जो भी खेल करेंगे वो अपने लाभ के लिए करेंगे, और जाहिर सी बात है कि राजनीति में कोई भी होता है वो किसी दूसरे के लाभ के लिए कोई खेल नहीं करता है। जब भी खेल करता है तो अपने लाभ के लिए खेल करता है, और नीतीश कुमार तो वैसे भी जो है वो अपने लाभ के लिए खेल करने के माहिर माने जाते हैं। और एक तरह से कहा जाए वो जॉर्ज फर्नांडीज के चेले भी हैं, तो जॉर्ज फर्नांडीज की भी राजनीति हम लोगों ने देखी है किस तरीके की रही है शर्मित्रा जी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके की राजनीति खासतौर से इस जो जॉर्ज फर्नांडीज वाली धारा के समाजवादी हैं उनकी क्या राजनीति रही है वो हम लोगों ने सबने देखा है किस तरीके से रही है। तो ये उसी धारा के हैं, चूँकि जॉर्ज फर्नांडीज वाली धारा के हैं, और तो ये क्या राजनीति है इनकी और किस तरीके से करेंगे वो सब देखा जाएगा। महत्वपूर्ण बात शर्मित्रा जी ये है कि जो इमरजेंसी को लेकर के जो ओम बिरला ने सदन में कहा या राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा, नीतीश कुमार की पार्टी उस मसले पर खामोश है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सुर में सुर मिलाती हुई नहीं दिख रही है उस इमरजेंसी के सवाल को लेकर के, जबकि नीतीश कुमार तो जो पैदाइश है वो जेपी के आंदोलन की ही पैदाइश है। तो बहुत सी चीज़ें शर्मित्रा जी जो हो रही हैं दिल्ली में और पटना में, उनके तार अगर आपस में जोड़े जाएँ तो ये समझा जा सकता है कि अंतःपुर में सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं है और खेल कोई बड़ा चल रहा है शर्मित्रा जी। वो खेल क्या जाके पलटता है और कौन उसमें बड़ा गोल करता है, बस इस बात का इंतज़ार है। जो सियासी हलचल तेज हुई है दिल्ली से लेके पटना के बीच में शर्मित्रा जी, उसके पीछे कोई ना कोई खेल बहुत बड़ा है। वो कल तक हमें लगता है कि उसके परिणाम सामने आ जाएंगे। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार की इस पहेली को समझना
तब फिर हमको ये जो उनके सारे अलग अलग बयान हैं और उसके टुकड़ों को इकट्ठा करके और फिर एक एक जब हम लगाएंगे तभी कोई सियासी तस्वीर जो है वो पूरी बनेगी। क्योंकि आपने जैसे केसी त्यागी का जिक्र किया, जिन्होंने जब स्पीकर की बात हुई थी और ओम बिरला का नाम तब तक आया भी नहीं था, लेकिन तभी उन्होंने ये कह दिया था कि हाँ बीजेपी जो फैसला लेगी हम उसके साथ रहेंगे। लेकिन वहीं सदन में ये जेडीयू के ही नेता हैं, जो सांसद हैं राजीव रंजन सिंह, उन्होंने ये कह दिया कि वो मत विभाजन की बात, यानी जेडीयू के नेता या तो आपस में बात नहीं कर रहे या फिर वो अलग अलग दिशाओं में बात कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जानते हैं कि कब किसको किस तरह से साधना है। और इसी तरह की चीज हम इमरजेंसी को लेकर भी बोल सकते हैं कि जिस पर सारे लोग इतना जब हल्ला मचा रहे हैं, या बीजेपी इस समय 50 साल पुराने एक मुद्दे को उठाकर अभी कांग्रेस को और विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रही, क्योंकि उसके पास अब और कुछ बचा नहीं है, तो वो इस मुद्दे को सामने ला रही है। तो इस सबसे समझ में आता है कि बीजेपी अभी भी अपनी उसी राह पर चल रही है। उसको ये गुमान है कि अभी मोदी जी को बहुमत है। राष्ट्रपति ने भी बोल दिया कि स्पष्ट बहुमत की सरकार बन गई है। यहाँ पर विजय चौधरी ने ये जो सम्राट चौधरी, इन्होंने बोल दिया कि बहुत भारी बहुमत से बीजेपी जीती, जबकि उनको 5 सीटें हारी वो शायद दिखाई नहीं दे रही है। तो बीजेपी अभी भी यथास्थिति, मतलब वो एक जो असली तस्वीर है, जमीनी सच्चाई, उसको स्वीकार नहीं कर रही है। लेकिन नीतीश कुमार न केवल आज की तस्वीर को वो समझ रहे हैं, बल्कि वो भावी तस्वीर क्या हो सकती है इसका भी अनुमान उन्होंने लगा लिया है। और शायद इसी वजह से अब वो अपना कोई नया खेल करने की तैयारी में हैं और इसीलिए वो पहुंच चुके हैं दिल्ली। अगले 2 दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसमें नीतीश कुमार जब जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक करेंगे और जैसा विजय चौधरी ने कहा है कि इसमें मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा की जाएगी और विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। तो क्या कुछ निकल के आएगा इस चर्चा में, ये देखने दिलचस्प रहेगा। अमरेंदु जी, आज की इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आज हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी बने रहिए डीबी लाइव के साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।